स्टूडेंट, अगर आप इसका नोट्स बना रहे हैं ना तो आप वाकई में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और डेफिनेटली आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। और जितना भी यहाँ से ईडियम्स आप तैयार कर रहे हैं ना, आपको कहीं दोबारा फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बुक नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो ये ईडियम्स आपको उनमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो ईडियम्स पूछे जाएंगे वो इसी लिस्ट में से आपको देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स चल रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं सभी आपको हम समझा कर ही आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कई बार होता ही है कि ईडियम पूछने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, ईडियम पूछने के कई तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ईडियम दे देगा और उसका मीनिंग दे देगा चार ऑप्शन में। दूसरा चीज़ होता है, दूसरा जो तरीका है वो क्या करता है कि एक सेंटेंस में दे देता है। तो जो सेंटेंस में देता है वो थोड़ा और आसान हो जाता है, क्योंकि अब बाकी के जो आगे पीछे की लाइनें हैं वो पढ़ के कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में दे देता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, वो और आसान होता है। लेकिन उसमें या तो उसको बोल्ड कर देगा या उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि इस ईडियम का मतलब बताइए। तो ऐसी चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए कुछ उसी प्रकार से आज देखेंगे और डायरेक्ट वाले भी देखेंगे। तो पहला यहाँ पर जो ईडियम आपके सामने है, देयर रिलेशनशिप हैज़ रन इनटू रफ वेदर। अब हमें इतने से ही मतलब है, रन इनटू रफ वेदर ये एक ईडियम है, इसका मतलब हमें आपको बताना है। आगे की कुछ भी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो रन इनटू रफ वेदर, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो सिर्फ यही लिखेंगे, रन इनटू रफ वेदर। इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए, इसका मतलब होता है ना मुसीबत में। क्या होता है? मुसीबत में। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस्ड डिफ़िकल्टीज़ मतलब ऐसी मुसीबत जिसको एक्सपीरियंस जो किया जा चुका है। ठीक है, इस पर एक प्रकार की मुसीबत, उनकी जो रिलेशनशिप है वो कैसे किस में है? मुसीबत में है। रन इनटू रफ वेदर मतलब मुसीबत में। और कैसी मुसीबत? जो आपने ऑलरेडी पहले झेल चुका है। मतलब देखिए, मुसीबत जब आपके लाइफ में आती है ना तो दो तरह की मुसीबत होती है। ये भी दो तरह की होती है। एक तो होती है कि फर्स्ट टाइम आती है ना। आप लोगों को आपने कहते हुए सुना है कि पहली बार मेरी लाइफ में इतना दुख हुआ या पहली बार मैं इस चीज़ को झेल रहा हूँ। एक होता है कि आप ऑलरेडी उस चीज़ को झेले हुए हैं। तो यहाँ पर जो मुसीबत आएगी वो ऐसी मुसीबत होगी, रन इनटू रफ वेदर मतलब एक्सपीरियंस्ड, आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया होगा पहले से ही। अगला है, देखिए यहाँ पर बिल्ट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बिल्ट कसल इन द एयर। कैसल इसको पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है। बिल्ट कैसल इन द एयर। कैसल का मतलब होता है किला। इसका मतलब क्या होता है? किला, फोर्ट। तो कह रहा है कि हवा में किला बनाना। हवा में क्या करना? किला बनाना। आप बताइए, हवा में किला कैसे बना? किला बहुत बड़ा होता है ना। अरे जैसे लाल किला, फोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो किला, हवा में किला बनाना। तो इसका मतलब यह है कि अनरियलिस्टिक आइडिया, यानी कि एक ऐसी आइडिया जो क्या हो? अनरियलिस्टिक हो, जो प्रैक्टिकल नहीं हो। मतलब आपने सुना है ना कि कोई भी एक मतलब उपाय जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो, हैव अनरियलिस्टिक आइडिया, जो कि रियल नहीं हो, जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो। अब हवा में कैसे किला बनेगा भाई? ये थोड़ा सा सुनने में भी अटपटा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्रदीप वाज सो टायर्ड दैट ही हिट द शैक एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब बताइए इस ईडियम का अर्थ क्या होगा? देखिए, यहाँ पर ईडियम पूछा हुआ है, हिट द सैक का मतलब आपको बताना है। लेकिन जो सेंटेंस लिखा है इससे थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं, कोई प्रदीप नाम का लड़का है जो कि बहुत ही क्या हुआ है, वो थका हुआ था। प्रदीप वाज सो टायर्ड, बहुत थका हुआ था। तो थका हुआ व्यक्ति क्या करता है? सो जाता है, जल्दी सो जाता है। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सकता है क्या करता है? सो जाता है। तो हिट द सैक का मतलब क्या हो जाना? गो टू स्लीप, यानी कि वेंट टू स्लीप वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, वेंट टू स्लीप। अब इसको याद रखेंगे, हिट द सैक का मतलब वेंट टू स्लीप या गो टू स्लीप भी हो सकता है, गो टू बेड भी होता है। बेड मतलब वही बेड पर जाना, सोना। ठीक है, बेड पर जाना, वेंट टू बेड या गो टू बेड या गो टू स्लीप या वेंट टू स्लीप कह सकते हैं। क्लियर? हिट द सैक। आगे देखिए क्या है, फेस द म्यूजिक। ईडियम्स को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है ना वो ये होता है कि आप उसको दैनिक जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दें। फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है सर? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतना। कोई भी आपने ऐसा चीज़ किया है उसका परिणाम क्या करना? भुगतना। एक्सेप्ट द ब्लेम,
ब्लेम को एक्सेप्ट करना, जो आपके ऊपर ब्लेम लगा हुआ है उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टू शूट द ब्रीज, अब बताइए ब्रीज को शूट करना क्या अर्थ निकलेगा। ईडियम्स में खतरनाक चीज़ यही होती है ना कि आप अगर उसको पढ़े नहीं हैं, पढ़ने से तो कभी याद नहीं होता ईडियम्स। आप चाहें कि एक बुक ले लें और उसमें से उसको पढ़ के याद करें तो कभी जीवन में नहीं होगा, है ना। जब तक आप किसी का सुनेंगे नहीं, सुन के याद होता है, कोई बताता है तो उसका, हर ईडियम्स के पीछे एक कहानी होती है। खैर आते हैं मुद्दे पर। शूट द ब्रिज, इसको कैसे याद करेंगे सर, ब्रिज को शूट करना, इसका मतलब ये होता है ना कि टू हैव कैजुअल कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है सर, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत होता है, कैजुअली बातचीत करना जिसमें कि नथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, इनफॉर्मल तरीके से बात करना। नहीं समझ में आया। देखिए शूट द ब्रिज का मतलब होता है हैव द कैजुअल कन्वर्सेशन, मतलब होता ही है कि कभी कभी आप होते हैं कि 2 या 4 दोस्त लोग होते हैं और ऐसे ही जनरली बात करते रहते हैं। कोई उधर से मान लीजिए कि आपकी मम्मी है या पापा हैं, बोले भाई कहाँ बतिया रहे, कुछ नहीं बस ऐसे ही बतिया रहे हैं, होता है ना ऐसा। मतलब जैसे आप किसी का फ़ोन ही आ गया, मम्मी पूछी भाई अरे कहाँ लगे हुए कब से बतिया रहे हो, अरे मामा कुछ नहीं बस ऐसे ही बात कर रहे, तो कुछ नहीं बस ऐसे ही मतलब कैजुअल बात, कैजुअल कन्वर्सेशन, दैट इज टू शूट द ब्रीज। क्लियर, समझ में आई बात। देखिए कोशिश करते हैं कि आपको जितना आसानी हो सके आपको समझाएं। अगला देखिए शूटिंग फिश इन अ बैरल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शूटिंग फिश इन द बैरल, इन अ बैरल, बैरल मतलब पता है क्या होता है, बैरल एक प्रकार का कंटेनर होता है, कंटेनर समझ रहे हैं ना, जिसमें बड़े बड़े तेल वगैरह रखे जाते हैं, उसको बैरल बोलते हैं, एक बड़ा कंटेनर। शूटिंग इन अ फिश, तो फिश मतलब मछली, शूट मतलब मारना। अब देखिए मछली अगर कुएं में हो तो मारना थोड़ा आसान होगा, लेकिन अगर मछली तालाब में हो तो मारना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मछली और बड़े मतलब किसी नहर में हो तो और कठिन होगा, या किसी नदी में हो तो और कठिन होगा, और समुद्र में हो तो और कठिन हो जाएगा। मतलब कि जितना बड़ा पॉट, जितना बड़ा बर्तन या जितना बड़ा स्पेस रहेगा वहाँ पर मछली को शूट करना उतना ही कठिन होगा, लेकिन बैरल में शूट करना उतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि बैरल का एक लिमिट है, एक दायरा है, ठीक है, जिसमें तेल वगैरह रखा जाता है। तो कंटेनर में मछली है तो उसको शूट करना थोड़ा सा आसान है, दैट इज, इसका मतलब है ईजी टास्क। क्या हो जाएगा, ईजी टास्क, यानी कि ईजी, यहाँ पर देख रहे हैं ईजी लिखा हुआ है। रेडिकुलसली, रेडिकुलसली मतलब कि हास्यपद, रेडिकुलस का मतलब क्या होता है, हास्यपद, मतलब कि एक इतना आसान, इतना इजी, दैट इज मतलब नहीं होता कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, दाल भात का कौर है। दाल भात का कौर क्या होता है, जिसको बोलते हैं पीस ऑफ केक, एक इडियम है पीस ऑफ केक, लिख सकते हैं। पीस ऑफ केक का मतलब भी क्या होता है, दाल भात का कौर, यानी कि बहुत ही आसान चीज़, वेरी इजी टास्क, इजी आसान, ठीक है। शूटिंग फिश इन द बैरल का मतलब आसान, इजी जहाँ लिखा रहेगा वो सही हो जाएगा। तो ईडियम्स का ना आप हिंदी मतलब ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। देखिए इंग्लिश में ईडियम्स ही जहाँ तक हम समझ पाते हैं कि ईडियम्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हिंदी के पीछे भागना चाहिए। जो ये ईडियम है ना उसके थीम को समझिए, उसके मतलब को समझिए। इंग्लिश में कई बार ना ये जो लिखा हुआ चीज़ है ना ये बदल देता है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब हमने बताया इसका जो मतलब है कि आसान, तो आप आसान पकड़िए ना, कभी भी ऑप्शन में ये रेडिकुलस हटा देगा, यहाँ पर लिख देगा वेरी इजी या वो लिख देगा इजी टास्क, लेकिन इजी नहीं हटाएगा क्योंकि इसका थीम ही, इसका मतलब भी क्या है, आसान है। तो ये रेडिकुलस शब्द हट सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर ने रेडिकुलसली बताया था। तो ये चीज़ है, उसके थीम को समझिए, हिंदी के पीछे भागिए, लेकिन बाकी और किसी भी चीज़ में, वन वर्ड में या इडियम फ्रेज या एंटोनिम सिनोनिम में, मतलब इडियम्स को छोड़ा के इंग्लिश की किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हिंदी के पीछे मत भागिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इडियम्स में आपको हिंदी या इंग्लिश ही समझना चाहते हैं तो उसकी मूल भावना को समझना पड़ेगा। खैर आते हैं अगले पर, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब देखिए भाई इसको कैसे याद करेंगे, टीथ मतलब क्या होता है सर, दांत, टीथ मतलब दांत, ये वाला टक टक दांत। अब इसका स्किन कितना पतला होगा, दांत का भी स्किन होता है, नहीं मालूम है। अरे इसको वही स्किन जिसको इंग्लिश में इनेमल बोलते हैं, वो घिस जाता है तो पानी ठंडा गर्म लगने लगता है ना। जब कभी बचपन में क्या होता था कि बालू से दांत रगड़ देते थे, या जब ये होता था ना कि कल चेक किया जाएगा नाखून, बाल और दांत वगैरह, तो क्या होता था कि बालू से रगड़ के दांत लोग साफ कर लिया करते थे हम लोग के टाइम। बस वही होता था कि चलो भाई
दांत चमक गए। तो उससे क्या होता था कि जो दांत का स्किन है ना घिस जाता था। स्किन मतलब वही पतला इनेमल जिसको बोलते हैं, बाद में पता चला कि उसको इनेमल बोलते हैं, वो ठंडा गर्म पानी लगने लगता है जब दांत घिस जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि स्किन मतलब दांत का स्किन जो है कितना पतला होता है ना, पता नहीं चलेगा कि स्किन है, तो उसको बोलते हैं नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन मतलब बहुत ही कम, जिसको बोलते हैं बाल बाल, बाल बाल समझते हैं, तो बहुत ही कम, अ वेरी नैरो मार्जिन, बहुत ही कम मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं डी स्टूडेंट। स्केप गॉट, स्केप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा। आप इसको याद रखेंगे, स्केप गॉट मतलब बलि का बकरा। बलि का बकरा किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के मिस्टेक्स का क्या कर, मतलब ब्लेम किया जा रहा है दूसरे को और गलती किसी और ने किया है, जिसको बोलते हैं बलि का बकरा। इंग्लिश में बोलते हैं स्केप गॉट। तो याद रखेंगे, छोटा सा फ्रेज है स्केप गॉट, इसको दैनिक जीवन में प्रयोग करिए। आप बोलिए कि अरे यार मैं तो बलि का बकरा बन गया, मैं तो स्केप गॉट बन गया, गलती उसने किया और सजा मुझको मिला, दैट इज स्केप गॉट। याद रखेंगे। तो आज के लिए इतने इडियम्स, उम्मीद है कि आपको सभी समझ में आए होंगे। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में डी स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।